छोटी छोटी समस्याओं के लिए भटकते हैं लोग, इसलिए जवाबदेही कानून जरूरी। कब बनेगा जवाबदेही कानून? नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। नौकरशाहों पर लगाम कसने और लोगों की शिकायतों के तुरंत समाधान के लिए सरकार की ओर से जवाबदेही कानून लाने के लाख दावे किए जा रहे हों, लेकिन इस कानून के मसौदे को अभी तक अमली जामा नहीं पहनाया गया है। हालांकि इस बजट में सीएम अशोक गहलोत ने राजस्थान गारंटीड सर्विस डिलीवरी एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट प्रस्तावित किया है। मुख्यमंत्री ने राइट टू हियरिंग और गारंटीड डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विस एक्ट को राजस्थान गारंटीड सर्विस डिलीवरी एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट में समाहित करने की घोषणा भी की है। जयपुर में सामाजिक संगठन जवाबदेही कानून की मांग को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। सीधा चलते हैं जयपुर, जहां पर हमारे सहयोगी आसिफ खान मौजूद हैं। जी आसिफ। शुक्रिया हेमंत। आज दो टूक ग्राउंड जीरो से, और ग्राउंड जीरो से हम दो टूक आज इसलिए लेकर आए हैं कि कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट पेश किया। सभी हलकों में मुख्यमंत्री के बजट की जमकर तारीफ हुई, लेकिन कुछ सामाजिक संगठनों का कहना है कि बजट तो बहुत उम्दा है, लेकिन इस बजट का जवाबदेही कानून जो है वो तय होना चाहिए, क्योंकि जो वादे किए जाते हैं वो ग्राउंड जीरो पर, यानी कि अंतिम पंक्ति में खड़े उस शख्स तक पहुंच पाते हैं, उसका लाभ उन्हें मिल पाता है या नहीं। ये शहीद स्मारक है जयपुर में, वो जगह जहां पर सामाजिक संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं, और ये वो बैनर है जो बजट के बाद में ये यहां पर बैठे हैं और इन्होंने कहा है कि घोषणाएं नहीं चलेंगी, जवाबदेही कानून पास करो। और तमाम अलग अलग सामाजिक संगठन आज यहां ग्राउंड जीरो के ऊपर शहीद स्मारक पर इकट्ठा हैं, अलग अलग बैनर्स के साथ पर यहां पर मौजूद हैं, और इन्होंने कुछ पोस्टर्स भी लगाए हैं। उन पोस्टर्स में उन्होंने वो तमाम कारण दिए हैं जिन कारणों के तहत वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जवाबदेही कानून क्यों आना चाहिए। और हमारे साथ एक पूरा मंच मौजूद है, अलग अलग सामाजिक संगठन कार्यकर्ता हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले उनका तारुफ, उनका परिचय अपने दर्शकों के साथ करवाते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर शहीद स्मारक पर मेरे पीछे मंच पर बैठे लोगों में सबसे पहले निखिल डे सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ है, निशा सिद्धू महिला सामाजिक कार्यकर्ता, फिरोज बहुरूपिया, स्वरूप खान, तन्वी आप युवा सामाजिक कार्यकर्ता है, मुकेश निर्वासित, निसार अहमद साहब हमारे साथ हैं, बजट विश्लेषक हैं, अनीता सोनी महिला अधिकार कार्यकर्ता हमारे साथ, महविश खान युवा और वकील, और इसके साथ कमल कुमार सामाजिक कार्यकर्ता, रावत राम दलित एवं सामाजिक कार्यकर्ता, शंकर सिंह जो हमें आखिर में बताएंगे कि ये स्लैब क्या है। सबसे पहले निखिल डे, जिनकी अगुवाई में शहीद स्मारक से जवाबदेही कानून को लेकर यहाँ पर लोग इकट्ठा हैं, क्या कुछ चाहते हैं। सबसे पहले निखिल डे साहब मैं आपके पास आऊंगा। आपने जवाबदेही कानून की बात की है, तमाम सामाजिक संगठन आपके साथ यहाँ पर मौजूद हैं, क्यों चाहिए आपको जवाबदेही कानून? इसका तो उल्टा ये पूछना पड़ेगा कि एक लोकतंत्र में किसको नहीं चाहिए, क्योंकि नागरिक होना मतलब कि कुछ हक है जी। और कल हमने बजट सुना, तो बजट तो और भी हक पेश करते हैं कि लोगों को ये सुविधा मिलेगी या ये सर्विस मिलेगा। अब वो मिले नहीं मिले तो दो किस्म से बजट भाषण एक बहुत बड़ा वादा है जी। तो जो वादा है वो निभाना पड़ेगा जी। तो वो सबसे पहली जवाबदेही है कि जो वादा किया वो निभाए, और दूसरा निभा के वो पॉलिसी भी बन जाए। तो हम देखते हैं इस देश में हम कहते क्या है और जमीन पे होता क्या। तो बरसों से हमने सूचना के अधिकार की लड़ाई लड़ी, सूचना मिल गई, पता चला यहाँ कमी है, ये गड़बड़ी है, ये करने वाला है, लेकिन कार्रवाई नहीं होती उसके ऊपर। तो कार्रवाई हो और लोगों को अपना हक मिले, तो आरटीआई पार्ट 2 है ये जो मांग हो रही। इसी राज्य ने सूचना का अधिकार देश को दिया, यही राज्य जवाबदेही देश को दे, और ये पूरी जनता की मांग। निखिल जी, दिक्कत कहाँ आ रही है? क्योंकि जहां तक मेरी जानकारी है या मैंने गहलोत साहब को सुना, उन्होंने खुद इसका जिक्र किया है, तो फिर ये कहाँ जो है रोड़े कहाँ अटक रहे हैं? तो कल भी किया जी, और वैसे 2019 में बजट भाषण में भी किया, तो इसीलिए हम आज भी बैठे हैं। नहीं तो कल के कहने पर शायद हमें लगता कि 2-4 दिन में आ जाता, लेकिन हमें पता है कि जो हमें सुना है
मुख्यमंत्री जी ने खुद कहा है कि कुछ नौकरशाही के लोगों को कुछ आपत्ति है। हम तो कहते हैं कि अच्छे जो सरकारी अधिकारी है, कर्मचारी है, उनको खुश होना चाहिए, क्योंकि 4-5 लोग बहुत अच्छा काम करते हैं, पूरा बोझ उनके ऊपर आता है। और हम जानते हैं कि बहुत सारे लोग तो काम ही नहीं करते हैं और जनता भी परेशान और उनके जो कॉलीग है वो भी परेशान। ये कानून सीधा बता देगा किसने अपना जॉब चार्ट नहीं किया उसके ऊपर जुर्माना लगे और लोगों के काम हो। तो ये सिंपल सी बात है, हमें तो उम्मीद है कि अब होगी और ये पूरी जनता सूचना भी मिले, जवाबदेही भी हो और एक एक चीज जो कल के बजट में कहा बहुत अच्छा कहा, लेकिन हो बिल्कुल ठीक है। जमीन निशा जी, क्या है आपका जवाबदेही कानून? कैसा मसौदा आपने तैयार किया है? क्या आपने राजस्थान सरकार के सामने इस मसौदे को रखा? देखिए, जवाबदेही जनता के प्रति सुनिश्चित हो, ये असल मकसद है। और जैसा निखिल जी जब मैं यहाँ आई उससे पहले बोल रहे थे और ये लगातार बोल रहे हैं, कोई आज की बात नहीं है, 2019 के जिक्र किया कि उस बजट में भी मुख्यमंत्री जी ने कहा और अब भी कहा, तो or missing out on their classes. As I said, the situation on the ground is difficult and is rapidly evolving. I want to take this opportunity to assure all Indian citizens, including students in Ukraine and their family members, that we will take all possible steps to bring you back safe and sound, bring your wards back safe and sound. Prime Minister has specifically stated that the Ministry of External Affairs should do everything possible in coordination, of course, with other ministries involved to ensure that facilitation on the lines that I discussed, helplines, control rooms, officers available, shelters, accommodation, facilitation in every manner is done for our citizens. We, of course, had a few citizens outside our embassy also. I'm told that at least all of them, I'm talking about numbers of 200 to 250 of our citizens have been accommodated in schools in the area. The embassy has been asked to facilitate their requirements, and depending on the situation, we will have them evacuated westwards. As you know, this government has been very focused when it comes to the welfare of Indian citizens in difficult situations around the world. We have had a lot of experience in facilitating and arranging such evacuations. The Vande Bharat mission, which is the largest repatriation exercise of its kind, was undertaken during the peak of COVID times. More recently, we had Op Devi Shakti, which is involving the evacuation of Indian nationals from Afghanistan, from a conflict situation. We will obviously have to take into account that every situation presents its own challenges, and we have to deal with it accordingly. So perhaps I'll stop here and see if there are any questions. Thank you very much. I'm sure there are a lot of questions. Please introduce yourselves before taking the questions. Maybe I'll start with you right here. I saw your hand go first, and then we'll... Sir, I am Akhilesh Suman from Sansad TV. Russia and US both our strategic partners, and in this point of time, are we playing any role talking to both US and Russia to stop the war and create a situation when there can be a congenial atmosphere in the region? Take a few more. A couple of more. Yeah, please. Come back. So, would you like to make any comments on the sanctions being imposed on Russia? Does that bring more difficulty for us as far as our military acquisitions are concerned? Thank you. Nainima from the trade. My question is regarding India's consistent position when it comes to countries' territorial sovereignty regarding this invasion. A country's territorial sovereignty is being violated. What does New Delhi has to say on that? I'm Siddhant from Beyond. And you, fourth. Meghna from DD News. Sir, some states have also set up control rooms. So, is the MEA coordinating with the state control rooms as well? Where do those people who reach out to state control rooms, does it reach the MEA? How does it work? I'll take one last one. Okay. I'll come back to you. So, Hasini Haider from the Hindu. Foreign Secretary, we know that, as you said, there have been conversations between the EAM, the European Union counterparts, the UK as well. I wanted to just touch on Nainima and Siddhant's questions on the UN Security Council resolution that the US says it is going to bring.
Has India seen a draft of the resolution that is coming about? So far, India has the statements India has made have not criticized Russia, have referred to legitimate security interests of all parties, and has not actually affirmed the territorial integrity of Ukraine. So I just wanted to know if India's position on any of these is likely to change given this UNSC resolution. So let us start with Akhilesh's question, which is, whether we are playing any role with our strategic partners. It is true that India has maintained the best of relations with all countries concerned, whether it's the United States, whether it's Russia, or whether it's the European Union. We have been in touch with all parties concerned, as you can imagine, both as a member of the Security Council, as a country with a lot at stake in that region, as a country with so many of its citizens in a vulnerable zone. We have been in close touch with all concerned. External Affairs Minister was in Europe recently, where he's had a number of meetings with his interlocutors. This evening, as I said, Prime Minister will be speaking to President Putin. External Affairs Minister himself has spoken to a number of ministers from the European Union, and will be speaking to those ministers, those of his counterparts who are from neighboring countries, which is very important, primarily for our own citizens and their safe evacuation out of Ukraine. So as we speak, there is a meeting of the Cabinet Committee on Security, chaired by the Prime Minister in session, to take stock of this situation. Prime Minister has conveyed at the CCS meeting that the topmost priority of the government is the safety and security of Indian nationals, including Indian students, and their evacuation from Ukraine. Prime Minister is scheduled to speak to the President of Russia, Vladimir Putin, shortly. External Affairs Minister will be speaking to the foreign ministers of the countries neighboring Ukraine, namely Poland, Romania, Slovakia, and Hungary. Earlier this evening, he also spoke to the EU High Representative as well as the Foreign Minister of the UK. A number of steps have been taken over the last month or so to deal with the emerging situation in Ukraine, including the contingencies that could arise, and I'm referring to the situation as we see today. We started the registration of Indian nationals in the Ukraine about a month ago. Our embassy anticipated the need to connect and be in contact with all Indian students in the Ukraine. रूस रुकेगा नहीं, यूक्रेन झुकेगा नहीं, नेटो लड़ेगा नहीं, मोदी बनेंगे संकट मोचक। One of the most powerful and respected world leaders is Modi ji. We are expecting that Modi ji यूक्रेन को भारत से बड़ी उम्मीद है। क्यों है ये हम आपको बताएंगे। उससे पहले यूक्रेन से आई इन तस्वीरों को देखिए। धधकती आग को देखिए, धुएं का गुबार देखिए, भागते हुए लोग देखिए, बिखरते घरौंदे देखिए, और देखिए ऐसा होने की वजह। रूसी सेना बेधड़क यूक्रेन में घुसी जा रही है। नेटो रूस को रुक जाने की चेतावनी दे रहा है और यूक्रेन दुनिया से रूस को रोकने की अपील कर रहा है। So I call on every one of you to do everything possible to stop the war. दूसरे विश्व युद्ध के बाद
युद्ध पर ब्रेक लगाने के साथ साथ दुनिया भर में शांति बनाए रखने के लिए गठित हुआ यूएन भी रूस को युद्ध रोकने के लिए कह रहा है। प्रेसिडेंट पुतिन, स्टॉप योर ट्रूप्स। लाख मना करने के बाद भी फिलहाल बर्बादी का मंजर बदलता नजर नहीं आ रहा। यूक्रेन में फंसे भारतीय भी खौफजदा हैं। युद्ध की स्थिति पर दुनिया भर के देश अपने स्टैंड ले रहे हैं और भारत भी यूक्रेन मामले पर अपनी नजर बनाए हुए है। विषम है, इसमें कहीं दो राय नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी गवर्नमेंट का पूरा इफर्ट है कि जो हमारे भारतवासी हैं, हमारे जो बच्चे वहां पर हैं, उन सभी को निकाला जाए। भारत चाहता है कि शांति कायम होनी चाहिए, बातचीत के द्वारा इसका हल निकाला जाना चाहिए। रक्षा मंत्री ने यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों की वतन वापसी के लिए सभी उपाय करने का भरोसा दिया है। अब बात उस भरोसे की जो भारत में मौजूद यूक्रेन के राजदूत को है, यानी ये कि पीएम मोदी कैसे बन सकते हैं संकट मोचक। ये जानने से पहले रूस यूक्रेन विवाद पर भारत का स्टैंड जान लीजिए। India's stand is we are the neutralized and we hope the peaceful solution through diplomatic. अब बात संकट मोचक वाली, तो पश्चिमी देशों के प्रतिबंध लगाने के बावजूद जिस रास्ते पर रूस निकल पड़ा है, उससे तो ये तय दिख रहा है कि विपक्षी खेमे के खौफ से तो रूस नहीं रुकने वाला। दूसरी तरफ जो समर्थन में है वो तो रूस की ताकत है ही। ऐसे में यूरोपीय जानकारों के मुताबिक रूस यूक्रेन विवाद का हल सिर्फ कोई दोस्त देश ही निकाल सकता है। क्योंकि भारत और रूस की दोस्ती दशकों पुरानी है और पीएम मोदी के साथ राष्ट्रपति पुतिन की खूब बनती भी है। साथ ही भारत का स्टैंड भी तटस्थ वाला है, इसलिए यूक्रेन को पीएम मोदी से बड़ी उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। यूक्रेन पर हमला, मुश्किल में भारतवंशी। 20,000 भारतवंशियों पर खतरा। यूक्रेन में फंसे मरुधरा के सैकड़ों स्टूडेंट। हम लोग के यहाँ से लगभग 9-10 स्टूडेंट्स आज जाने वाले थे वहाँ पे, तो वो कीव में अटके हुए हैं। हजारों किलोमीटर दूर यूक्रेन में पढ़ाई करने गई प्रांजल का ये डर यूक्रेन और रूस के बीच छिड़े घमासान में फंसे राजस्थान के सैकड़ों स्टूडेंट्स की आवाज है। रूस के हमले के बाद यूक्रेन में भारतीय स्टूडेंट दहशत में हैं। कीव में जहां हमला हुआ है, वहां भी कुछ स्टूडेंट फंसे हैं। दोनों देशों के बीच तनाव के कारण कई स्टूडेंट्स भारत लौट रहे थे, लेकिन अचानक हुए रूस के हमले के बाद सभी फ्लाइट्स रद्द हो गई हैं। इसके बाद पूरे देश में अफरा तफरी का माहौल है। यहाँ सुपरमार्केट से लेकर एटीएम तक में भीड़ है। इसलिए यहाँ पर एटीएम्स के बाहर लंबी लाइन लग चुकी है। तो जितने भी बच्चे अभी गए हैं वो अटक गए हैं रेलवे स्टेशन पर ही कीव के। वहाँ से फ्लाइट्स बंद हो गई है, एयरपोर्ट की फ्लाइट सारी कैंसिल कर दी, बंद कर दिया गया, तो फिर जा नहीं पा रहे। ऐसी चिंता करने की कोई दिक्कत नहीं है, बट हम अपनी इंडियन गवर्नमेंट से, इंडियन एम्बेसी से बस ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हमारा यहाँ से इवैक्यूएशन प्लान करें। हमें अपनी कंट्री पे, हमें अपने घर पे सेफली हम चले जाएं, हम ये रिक्वेस्ट करते हैं। यूक्रेन के कई शहरों में पढ़ाई करने गए स्टूडेंट्स के मुताबिक फ्लैट से हवाई हमले, आग और धमाके सुनाई दे रहे हैं। लोग अपना सामान समेटकर घर से निकल रहे हैं। सभी को किसी भी जम्मू कश्मीर के बारामूला और शोपियां जिलों